हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्किल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने केमिस्ट्री के पेपर की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर होने वाली है, जो कि पेपर में 2 से 3 नंबर में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कुछ क्वेश्चन रह गए थे, तो ये पार्ट 2 है उसी के ऊपर, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्ट 2 मैंने इस पर बनाया है, जो कि कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इस पार्ट में फ्रेंड्स आपको वो क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 2 से 3 नंबर में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है लेंथेनेट संकोचन की तुलना में तत्वों में एक्टिनेट संकोचन अधिक है, ऐसा क्यों? मतलब बताना है आपको कि लेंथेनेट संकोचन की तुलना में तत्वों में एक्टिनाइट संकोचन अधिक होता है, ऐसा क्यों? तो सिंपल सा आंसर आप इसको बताएंगे। लेंथेनाइट के 4f इलेक्ट्रॉनों की तुलना में एक्टिनाइट्स में 5f इलेक्ट्रॉनों का कमजोर परीक्षण प्रभाव के कारण होता है। ठीक है, इसीलिए हमारा ये दिखाता है संकोचन इसीलिए कम है। ठीक, इतना आप बता सकते हैं। फिर फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है Cu+ यानी कि एक पॉजिटिव रंगीन है, परंतु Cu2 पॉजिटिव यानी 2 इसमें आयन है, रंगीन होता है, ऐसा क्यों? मतलब क्या है, Cu ये देख रहे हैं ये रंगीन होता है और Cu इसमें क्या है 2+ है तो ये रंगीन होता है, ऐसा क्यों? तो आप बताएंगे सिंपल से Cu+ यानी एक पॉजिटिव का उपकोष पूर्ण भरा होता है, इस प्रकार इनका डी संक्रमण नहीं होता है। डी यानी कि आप समझ रहे हैं, डी संक्रमण के जो तत्व होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, संक्रमण नहीं होता और वह सफ़ेद अथवा रंगहीन होता है। ठीक, जबकि Cu2+ में क्या है, अयुग्मित 3d इलेक्ट्रॉन होने के कारण एवं डी संक्रमण संभव होने के कारण यह रंगीन होते हैं। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए क्यों होता है और ये रंगीन क्यों होता है। ठीक, इतना आपको लिख देना है। ठीक, फिर फ्रेंड्स आगे इसी श्रेणी में दूसरा क्वेश्चन है +3 अवस्था में Mn2+ यौगिक Fe2+ से ऑक्सीकरण में अधिक स्थायी है, ऐसा क्यों? तो इसमें आप आंसर बताएंगे। Mn+2 का स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Ar4s03d5 होता है एवं यह सरलता से Mn+3 में परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, ये मतलब ये चेंज नहीं होता है Mn3+ में। लेकिन क्या Fe के साथ क्या है, Fe+2 Ar4s03d6 ऑक्सीकरण पर Fe+3 Ar4s03d5 बनाता है, जो कि अधिक स्थायी विन्यास है। मतलब ये चेंज हो जाता है, मतलब क्या ये चेंज हो जाता है +3 अवस्था में, और जो Mn हमारा मैंगनीज है ये +3 अवस्था में चेंज नहीं होता है। ठीक, इसलिए ये ज़्यादा स्थायी। कौन सा स्थायी है? Fe+2 ज़्यादा स्थायी है। किसको देख Fe+2 अधिक स्थायी विन्यास है। ठीक है, किसको देखते हैं? Mn2+ को देखते हुए। ठीक, इतना आप बता सकते हैं यहाँ। ठीक है, तो इतना आप इसको लिख दीजिएगा। फिर फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है अंतराकाशी यौगिक क्या होते हैं? अंतराकाशी यौगिक आपने नाम जरूर सुना होगा। क्या होते हैं? संक्रमण धातुओं के ऐसे यौगिक क्यों ज्ञात हैं? ठीक है, तो आपको बताना है कि अधिकांश संक्रमण तत्व उच्च ताप पर आधात्विक तत्वों के परमाणुओं जैसे HBCNiSi, H यानी हाइड्रोजन, B बोरॉन, C कार्बन, निकिल और सिलिकॉन आदि के साथ अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। संक्रमण धातु के क्रिस्टल जालक के अंतराकाशी रिक्तियों में ये आधात्विक तत्वों के छोटे परमाणु ठीक ठीक फिट हो जाते हैं। ये अंतराकाशी यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, ये हमारा अंतराकाशी यौगिक कहलाते हैं। इतना बस आपको याद कर लेना और सेम टू सेम बिल्कुल यही उतार के आइएगा पेपर में। ठीक फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, मिश्र धातुएं क्या हैं? प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम लिखते हुए उसके उपयोग लिखिए जिनमें कुछ लेंथेनाइट धातुएं होती हैं। ऐसे आपको उपयोग लिखने जिनमें कुछ लेंथेनाइट धातुएं भी होती हैं मिश्र धातुओं में। ठीक है, तो आपको बताना है 2 अथवा अधिक धातुओं एवं अधातुओं के समांगी मिश्रण को ही हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। ये तो आप बता सकते हैं कि मतलब कोई भी धातु बनी है तो अधिक धातु बनी हो या धातु और अधातु मिलकर बनी हो तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। फिर आप बताएंगे कि प्रमुख मिश्र धातु जिसमें लेंथेनाइट होता है, एक मिश्र धातु है जिसमें 95% लेंथेनाइट धातुएं एवं 5% आयरन के साथ थोड़ी मात्रा में S यानी, ठीक है, S यानी सिलिकॉन, C कार्बन, C कैल्शियम एवं Al यानी एल्युमिनियम होते हैं। इसका उपयोग Mg यानी मैग्नीशियम आधारित मिश्र धातु में करते हैं, जो गोली के आवरण एवं लाइटर में उपयोग होती है। जो गोली होती है हमारी बंदूक वाली गोली, उसके आवरण कवर के लिए और लाइटर में उपयोग होती है। इस तरह से आप बता सकते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में आपके पेपर में ये आया हुआ था। ठीक है, तो इसको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, स्पष्ट कीजिए Cu+1 आयन जलीय विलयन में स्थायी क्यों नहीं है? आपको प्रूफ करना है कि जो Cu+1 आयन है जो हमारा वो जलीय विलयन में स्थायी क्यों नहीं है। ठीक है, जलीय विलयन में स्थायी क्यों नहीं? तो आप बताएंगे जलीय विलयन में Cu+2 यानी एक्वेरियम के असमानुपातित अभिक्रिया देता है। कौन सी अभिक्रिया देता है? देखिए आप अभिक्रिया दिखाएंगे वहाँ 2Cu+1 एक्वेरियम है, फिर यहाँ पर क्या Cu2+ Cu0। तो यहाँ पे क्या ये AQ दिखाता है, एक्वायर है ना, एक मतलब लिक्विड फॉर्म में, और S क्या है? सॉलिड। तो यहाँ पर देखिए असमानुपातिक अभिक्रिया दे रहा है। ठीक है, 2 में ब्रेक किया गया इसको। तो फ्रेंड्स इसमें आप बताएंगे जलीय विलयन में Cu+ आयन की तुलना में Cu+2 आयन का अधिक स्थायित्व उच्च ऋणात्मक जलीयोजन एंथैल्पी के कारण है।
ठीक है, यह कारण होता है। यह Cu+2 आयन के बनने में दी जाने वाली द्वितीय आयन एंथैल्पी की क्षतिपूर्ति करती है। इस प्रकार जलीय विलयन में Cu+ आयन अधिक स्थायी Cu+2 आयन में परिवर्तित हो जाता है। जो हमारा Cu+ होता है वो किस में होता है, Cu+2 आयन में परिवर्तित हो जाता है, इसीलिए हमारा ये स्थायी नहीं है। ठीक, इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। ये आपकी थ्योरी थी जो कि आप इसी रिएक्शन से याद कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन। ठीक है, फिर फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, जिंक यानी Zn केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, ऐसा क्यों? रीजन में आपसे पूछ सकता है, रीजन बताओ। मैं 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो आप बताएंगे जिंक का सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। जिंक का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, आप ये जो देख रहे हैं जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसी उत्तर में लिख देंगे, या आप अलग से दिखा सकते हैं लिख के। क्या बताएंगे, Zn 30 होता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर 3d10 4s2। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है किसका, जिंक का। ठीक, तो इसमें आप क्या देंगे, +2 ऑक्सीकरण अवस्था यानी Zn2+ में 5s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तथा 3d कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। तो आप बताएंगे +2 ऑक्सीकरण अवस्था में Zn2+ में 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तथा 3d कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। मतलब यहाँ क्या 4s से हमारे 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। यहाँ से जब 2 निकलेंगे तो किस में पड़ जाएंगे, 3d में निकल जाएंगे। तो क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, फिर आगे देखिए 3d कक्षक में भी 10 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। तो आगे 3d10 पूर्ण पूरित कक्षक होने के कारण अधिक स्थायी हो जाता है। ठीक है, जिसे निकालने के लिए अत्यधिक आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः यह केवल +2 ऑक्सीकरण प्रदर्शित करता है। ठीक है, मतलब कि आगे पास निकालने के लिए जो इसमें स्थायी हो जाता है उसको निकालने के लिए आपके पास अत्यधिक आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि आपके पास नहीं होती है। ठीक है, तो इसीलिए आप क्या बताएंगे, अतः यह केवल +2 ऑक्सीकरण ही प्रदर्शित करता है। कौन, जिंक। ठीक, इतना सा इसका आंसर था, छोटा सा। ठीक, फिर फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, ऐसा क्यों? संक्रमण तत्व जो होते हैं हमारे वो परिवर्ती संयोजकता ही प्रदर्शित क्यों करते हैं? इसमें आप बताएंगे संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं क्योंकि N-1D जो होता है हमारा संक्रमण, आपने पढ़ा होगा, तथा Ns कक्षक के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में बहुत अधिक स्तर अंतर नहीं होता है, जिसमें वह कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी संयोजी इलेक्ट्रॉन का कार्य करते हैं। इन तत्वों में Mn अत्यधिक परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है। ठीक, इतना आप बता सकते हैं। संक्रमण तत्व में आपसे जरूर क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे समझ लीजिए। अगर संक्रमण आपसे तत्व पूछा रहे हैं डी ब्लॉक में, ये जरूर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। संक्रमण धातुएं आसानी से मिश्र धातुएं क्यों बना लेती हैं, ये आपको बताना है। तो संक्रमण जो जितनी भी हमारी संक्रमण धातुएं होती हैं वो मिश्र धातुएं क्यों बना लेती हैं, वो आप बताएंगे। तो आप इसमें आप उत्तर बताएंगे, संक्रमण धातुएं पिछली हुई अवस्था में एक दूसरे में मिश्रणीय हैं तथा विभिन्न संक्रमण धातुओं के मिश्रण को ठंडा करने पर मिश्र धातुएं बन जाती हैं। ठीक है, संक्रमण धातुओं का आकार लगभग समान होता है। इस क्रिस्टल जालक में एक धातु परमाणु को दूसरे धातु परमाणु से आसानी से विस्थापित किया जा सकता है। ठीक है, मतलब जो भी इसमें परमाणु होते हैं, धातु परमाणु को एक दूसरे से आसानी से बदला जा सकता है या विस्थापित किया जा सकता है। इस प्रकार मिश्र धातुएं बनती हैं। ठीक है, जैसे Cr को Ni में विलय कर Cr Ni मिश्र धातु बनाया जा सकता है। ठीक है, क्रोमियम यानी जैसे क्रोमियम और निकिल, Cr यानी क्रोमियम और Ni यानी निकिल, जैसे क्रोमियम और निकिल को विलय करके आपस में क्या बना सकता है, क्रोमियम निकिल मिश्र धातु बनाया जाता है। मिश्र धातुएं अपनी जनक धातुओं की तुलना में अधिक कठोर होती हैं। मतलब इस लाइन का मतलब क्या है, जनक धातु यानी कि जहाँ से उत्पन्न होकर आई हैं, मतलब जिससे बन के आई होती हैं उससे भी कठोर हो जाती है। मान लेते हैं यहाँ पर जो दो हमारे क्या दो धातुएं हैं। ठीक है, इन दो धातुओं से मिलकर एक धातु बनेगी यहाँ पर। ठीक है, जो यहाँ पर जो नई धातु बनेगी वो इन दोनों से मजबूत होगी। ये जो नई वाली धातु बनी होगी वो इन दोनों से मजबूत होगी काफ़ी। ठीक है, तो वही यहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है। ये लाइन यहाँ लिखी हुई है कि मिश्र धातुएं अपनी जनक धातुओं की तुलना में अधिक कठोर, उच्च गलनांक वाली तथा अधिक संक्षारण प्रतिरोधी होती हैं। ठीक है, ये संक्रमण धातुओं के लक्षण थे, ये आप बता सकते हैं। इस तरह से बनती हैं मिश्र धातुएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, Fe2+ आयन की त्रिज्या Mn2+ आयन की त्रिज्या से कम होती है, ऐसा क्यों? जो हमारा Fe2+ यानी आयरन जो होता है उसमें उसकी त्रिज्या Mn2+ आयन की त्रिज्या से कम होती है, ऐसा क्यों? यानी आयरन और मैंगनीज की तुलना आपको बतानी करके। ठीक है, तो आप बताएंगे Fe का परमाणु क्रमांक यानी आयरन जो होता है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 26। Mn का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 25। तो याद रखिएगा, आपको इस तरह से लिखना है कि Fe का परमाणु क्रमांक 26, मैंगनीज के परमाणु क्रमांक 25 से अधिक होता है। 25 से अधिक होता है, यानी कि मैंगनीज आप साफ साफ देख रहे हैं मैंगनीज के परमाणु क्रमांक से Fe का परमाणु क्रमांक ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, एक है, ये 25 और ये 26 है, यानी कि ज़्यादा है Fe का परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो आप बताएंगे अधिक परमाणु क्रमांक होने से नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या अधिक होती है, फलतः नाभिक और बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल उतना ही प्रबल होता है। प्रबल आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन बल उतना ही
ठीक है। फिर आगे बताएंगे प्रसरण बल, इलेक्ट्रॉन मेघ को भीतर की ओर खींचता है। जो हमारा प्रबल आक्सीकरण जो मजबूत होता है आकर्षण, वो हमारा इलेक्ट्रॉन बल को मेघ की तरह बना के, मतलब मेघ यानी कि अंदर की ओर भेद कर, यानी कि इलेक्ट्रॉन भेद कर यानी भीतर की ओर खींचता है, जिससे आकार में कमी होती है, जिससे मतलब उसके आकार में चेंज होता है या कुछ उसके परिवर्तन होती है भौतिक अवस्था में। ठीक है, इसलिए Fe2+ आयन की त्रिज्या Mn2+ आयन से कम होती है। हमेशा याद रखिएगा, Fe2+ आयन की जो हमारी त्रिज्या होती है वो Mn2+ से कम होती है, क्योंकि उसके पावरफुल जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे को भेद करके खींचते हैं अपनी तरफ, तो इसीलिए Mn2+ की जो त्रिज्या है वो कम हो जाती है। किसको देखते हुए? Fe2+ की त्रिज्या को देखते हुए। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह के सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। रीजन बताओ या कारण बताओ और ये क्यों होता है ऐसा, इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड बी केयरफुल होकर इन सारे क्वेश्चन को पढ़िएगा, और जरूरत पड़े तो आप इन सारे क्वेश्चन को एक जगह उतार के रख लीजिएगा, ताकि आपको एग्जाम में ज़्यादा ढूंढने की जरूरत ना पड़े। फ्रेंड जितने सारे क्वेश्चन मैं बताए सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही थे, सारे पेपर में आए हुए थे। फ्रेंड्स आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो मैं कोई भी जब नई वीडियो लाऊं तो आपको सबसे पहले वो मिल सके। और फ्रेंड्स इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। तो फ्रेंड्स बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।